हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जनरली जे मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, तो इतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं होता है कि हम उसको ट्राई ना कर सकें, या इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है कि हम उसको ऑन द स्पॉट एग्जाम में सोच ना सकें। ठीक है। और अब तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल रहा है आप लोगों को, तो अभी हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था उसके ऊपर, तो उसी से देख के मैं अभी और एक वीडियो बना रहा हूं उसी टाइप का। तो इसमें हम शिफ्ट 2 वाला, आई गेस 22 जुलाई का, हाँ 22 जुलाई का पेपर है इसी साल के जेई मेंस का, उसके शिफ्ट 2 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा वो सब देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is defined as A is equal to Aij 3/3, है ना। तो Aij क्या है उसमें, वो है -1 to the power j माइनस आई। ये जब i j से छोटा है, 2 है जब i इक्वल टू j है, और -1 to the पावर i प्लस j है जब i j से बड़ा है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये पूछ रहा है मेरे से कितना होगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ो आप लोग। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। ठीक है। मैट्रिक्स को जनरली आसान चैप्टर्स माना जाता है, आसान चैप्टर्स में गिनती किया जाता है इसका, तो सही बात है, आसान क्वेश्चन भी होता है, बट कई बार एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आ जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को जरा सोचो, क्या है। a इज इक्वल टू Aij 3/3, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 का ऑर्डर है, उसमें 3 रो है 3 कॉलम है, और उसका एलिमेंट्स ऐसे डिफाइन किया है ना। चलो ये सब तो बाद की बात है, ये सब तो बाद की बात है। पहले तो मैट्रिक्स लिखने का कोशिश करो, वो मैट्रिक्स होगा कितना। तो a इज इक्वल टू, देखो i इज इक्वल टू j का मतलब क्या है जानते हो। जैसे एक मैट्रिक्स है कोई 3/3, उसका जनरल क्या स्ट्रक्चर होता है, इस पोजीशन पे ये होता है 1 1, तो इसको A11 बोलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का। तो ये A21 में I का काम कौन किया 2, J का काम कौन किया 1, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, तो देखो जो भी एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, जिसके लिए I और J का वैल्यू इक्वल है उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। देख लो ध्यान से, देख लो। तो I इज इक्वल टू J, यानी डायगोनल एलिमेंट तीनों क्या है 2 है, तो तीनों डायगोनल एलिमेंट को 2 रख दो। ठीक है। अब I ग्रेटर देन J कब होगा, I लेस देन J कब होगा। देखो अगर यहां का मैं एलिमेंट लिखूं यहां पे, तो यहां वाले एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा 1 2, यहां वाले का 1 3। अच्छा, मतलब पहला छोटा दूसरा बड़ा, 1 2 में 1 छोटा 2 बड़ा, 1 3 में 1 छोटा 3 बड़ा, यहां पे 2 3 अगेन देखो 2 छोटा 3 बड़ा। ओके, तो डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट आएगा इस रीजन में, जो भी एलिमेंट आएगा उसके लिए ऑफ कोर्स
आई जो होगा जे से छोटा होगा, और ऑफ कोर्स नीचे वाले रीजन में आई जो होगा जे से बड़ा होगा। समझ गए? चलो, तो आई लेस देन जे और आई ग्रेटर देन जे हमको समझ में आ गया। अब देखो तुम, तो यहां पे जो एलिमेंट है उसके लिए कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? तीन डेफिनेशन है। टू जो है वो तो डायगोनल एलिमेंट्स का है, आई लेस देन जे है ना ऊपर वाले के लिए, -1 की पावर जे माइनस आई। अच्छा, यहां पे क्या होगा? -1 की पावर है ना, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? A12 को देखो, आई लेस देन जे, तो -1 की पावर जे का वैल्यू 2, 2 - 1 यानी -1। अच्छा, -1 की पावर 1 यानी -1, यहां पे -1 की पावर 3 - 1, क्योंकि जे का वैल्यू 3 है तो 1 होगा, और यहां पे -1 की पावर 3 - 2 -1। अब यहां पे आ जाओ, आई ग्रेटर देन जे, -1 की पावर आई प्लस जे है ना यहां पे, तो -1 की पावर यहां पे कितना होगा? 2 + 1, तो वो -1 आएगा। फिर यहां पे -1 की पावर 3 + 1 1 आएगा, -1 की पावर 3 + 2 -1 आएगा। तुमको समझ में आ गया? ये जो एलिमेंट्स है ना, इसमें क्या हुआ बेसिकली, मिल गया तुम्हें? ए मैट्रिक्स मिल गया, तो मैट्रिक्स ए को ऊपर में लिखता हूं। मैट्रिक्स ए हमें मिला 2 2 2 -1 -1 1 1 -1 -1। ये मैट्रिक्स मिल गया। हमें निकालना क्या है? 3 एडजॉइंट 2A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब देखो, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तुम्हें दिख गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सिमेट्रिक होना चाहिए। डायगोनल को छोड़ दो, भूल जाओ। -1 का मिरर इमेज -1, 1 का इमेज 1, -1 का इमेज -1, तो एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 × 4 - 1 + 1 × है ना -1 + 2 है ना, नहीं कुछ गलत है, +1 × -2 + 1 और +1 × 1 - 2। ओके, कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 -1 -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 आ रहा है। अब तुम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ए अगर n/n का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्ब्डा ए क्या होता है? लैम्ब्डा की पावर n डिटर्मिनेंट ए होता है। ये प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के वहां से पढ़ सकते हो डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्ब्डा ए, लैम्ब्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ये इसको भूल जाओ, ये कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स, उसके पीछे 3 लगा हुआ है। ऑफ कोर्स एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स का डिग्री कितना, सॉरी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू दिस का वैल्यू क्या होगा? 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। होगा कि नहीं होगा बताओ? इस प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा की पावर n डिटर्मिनेंट है, लैम्ब्डा की जगह 3 हो गया और ये पूरा एक मैट्रिक्स है। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होता है एडजॉइंट ऑफ के ए, ध्यान से सुनना है ना, एडजॉइंट ऑफ के ए कितना होता है? k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो आप लिख लें इसको। के ए का एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालोगे तो k की पावर n-1 पीछे आएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो चीज है ये 27 है। एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स क्या होगा? 2 की पावर n-1, तो n का वैल्यू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ऐसा हो गया? अच्छा भाई, 27 इंटू 2 का पावर कितना? 2, यानी 4 बोल दो इसको, 4 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब अगेन ये क्या है?
डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इनटू अनदर मैट्रिक्स। तो अगेन ये प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा 4 की पावर 3 बाहर होगा। समझ में आ रहा है तुमको, 4 की पावर 3 बाहर हुआ क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा है, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है। ये कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वो लैम्डा से मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा का पावर n बाहर, तो 4 का पावर 3 बाहर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब एक और प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अच्छा भैया 27 इंटू 4 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है? ए इनवर्स। तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का पावर n-1 यानी 3-1। और तुम लोग को तो पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये होगा 27 इंटू 4 का पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है ना, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका पावर कितना है? 3-1 2। डिटर्मिनेंट ए कितना निकाले हो? 4 रखो यहाँ, 27 इंटू 4 का पावर 3 इंटू 1/4 का पावर 2। कुछ दिखा? 4 का पावर 2 कट गया, 27 इंटू 4 यानी कि आंसर 108 आ रहा है। ये सारा प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आप लिख लो। काफी खास करके ये एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के की पावर n-1 बाहर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला जरूरी सवाल, ठीक है, तो ये सवाल था एक मैट्रिक्स का जिसमें डिटर्मिनेंट भी यूज हो रहा था। ओके, चलिए अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल इफ लिमिट से लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा x e की पावर x माइनस बीटा ln 1 प्लस x प्लस गामा x स्क्वायर e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई x का क्यूब इज इक्वल टू 10 फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ध्यान से सुनना, ये ln है, ln है ना, ये लिमिट का क्वेश्चन आया। अब मतलब पहले से क्वेश्चन में बोल दिया कि इस लिमिट का वैल्यू 10 है, इस लिमिट का वैल्यू 10। अब 10 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, यूनिक रियल नंबर है। अच्छा भैया 10 है, तो कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड होता है लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस का एक्सपेंशन है, उसको यूज करके लिमिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंशन तभी यूज हो सकता है जब x टेंडिंग टू 0 हो और 0/0 का फॉर्म हो लिमिट का। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है। बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें e की पावर x के एक्सपेंशन का, तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके और भी बहुत सारे फंक्शंस का एक्सपेंशन होता है। log 1 प्लस x का होता है, sin x, cos x, tan x, है ना, सबका होता है, इनवर्स का भी। तो x अगर टेंडिंग टू 0 है तो हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक हम करेंगे। अब रिक्वायरमेंट कहां तक होता है? फर्स्ट नन कैंसल्ड टर्म तक, या फिर डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वहां तक ऊपर में एक्सपैंड करेंगे। ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में तो आजकल बहुत पूछ रहा है, जेईई एडवांस में भी बहुत बार आया है। ठीक है, इसको समझ लेना। तो ये जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन है, अब e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या करोगे? इसी में x को माइनस x से रिप्लेस कर दो, इसी में क्या करो, x को माइनस x से रिप्लेस कर दो, तो e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट। सही है, तो ये जो अभी एक्सपेंशन आता कहां से है? ये सारे के सारे मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला से आते हैं। ठीक है ना, मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला से इसका प्रूफ होता है। आपको प्रूफ में नहीं जाना है,
आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो है, चलो इसको मिटा देता हूं पहले, आ जाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे का डिग्री 3 है, तो ये अल्फा एक्स ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहीं तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर में एक x पहले से है, अंदर तुम अगर एक्स स्क्वायर तक जाओगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और नीचे का डिग्री क्यूब है, बस क्यूब तक ही जाना है। माइनस बीटा, अच्छा ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, एक्सपेंशन लगाओ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब तक ही जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एक्स क्यूब है, प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ध्यान दो e की पावर माइनस एक्स, तो इसी में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इनफैक्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखने का जरूरत भी नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, अंदर हमें मैक्सिमम 3 तक जाना है, बस इतना ही, डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। ये लिमिट का वैल्यू 10 है। आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर से x कॉमन लो, उसका x का कोफिशिएंट कितना बनेगा देखो तो, अल्फा x इंटू 1, यानी एक x यहां पे बनेगा, तो अल्फा यहां पे माइनस बीटा, है ना, बस x का कोफिशिएंट अल्फा माइनस बीटा बना, प्लस एक्स स्क्वायर का देखो कितना बन रहा है, अल्फा एक्स इंटू एक्स, तो यहां से अल्फा एक्स स्क्वायर बनेगा, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू माइनस 1/2 प्लस बीटा बाई 2, है ना, गामा एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो प्लस गामा, प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो कितना बन रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहां से अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3, लिखो यहां पे अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3, और यहां से माइनस गामा, दिस अपॉन एक्स क्यूब बराबर 10। अब ध्यान से सुनो, अगर इस लिमिट का वैल्यू 10 के इक्वल है तो क्या होना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, यानी नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर खाली एक्स क्यूब रहना चाहिए, या एक्स का पावर 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर में एक्स का, जैसे देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मान लो ऊपर में ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, ऐसा चीज है, तो अलग अलग करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ आएगा, सबको एक्स क्यूब से डिवाइड करो। अब ये सी तो भाई ठीक है, ये ए अपॉन एक्स स्क्वायर बी अपॉन एक्स है ना, ये तुमको क्या दिखा, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी करा देगा। अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव या कोई भी नंबर है, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट कहां को जाएगा, इन्फिनिटी को, तो ओवरऑल लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी को चला जाएगा। लेकिन यहां लिमिट का आंसर तो पहले से दे रखा है 10, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, फाइनाइट वैल्यू आने के लिए हम क्या करते हैं, ए को उठा के 0 कर दो, बी को उठा के 0 कर दो, तो ऊपर खाली एक्स क्यूब बचेगा, नीचे एक्स क्यूब बचेगा। उस टाइम पे लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा सी आ जाएगा। ये दोनों पार्ट तो हो गया खत्म, 0 अपॉन समथिंग खत्म हो गया। अच्छा भैया, तो हमने बोला क्या होगा यहां पे, अल्फा माइनस बीटा 0, फिर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा 0, और यहां पे लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट का वैल्यू जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वही लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से अल्फा आ गया बीटा के बराबर, बीटा को अल्फा के बराबर रखो तो यह आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा बाई 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0, है ना, यहां से गामा का वैल्यू माइनस 3 अल्फा बाई 2, यहां पे रखो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 3 माइनस गामा की जगह माइनस 3 अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10, कितना आएगा ये 6 एलसीएम, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 9 अल्फा इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 अल्फा इज इक्वल टू 60, अल्फा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया, अब गामा इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू 6, ठीक है, माइनस 9, तो अल्फा बीटा दोनों 6, गामा माइनस 9, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 6 प्लस 6 माइनस 9,
यानी 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूं इस वाले मेथड से, इस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है आजकल। ठीक है, देख लेना अच्छे से, पास्ट में एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा चलो अगला सवाल लिया जाए। ओके अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था इस बार। जो चैप्टर बहुत लॉलीपॉप टाइप का चैप्टर है, बहुत सारा आसान सवाल उससे आया है पास्ट ईयर्स में, बट इस बार थोड़ा सा उस पेपर में थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो 3 स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट ए है। ठीक है, इफ 2 + 4 = 7 देन 3 + 4 = 8. B, if 3 + 5 = 8, then earth is flat. C, एक स्टेटमेंट है, if A and B are true, then 5 + 4 = 11. अब बोला, फिर मेरे से पूछा था पहला ऑप्शन कि ए सही है ना, मतलब ए ओवरऑल ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। मेरे को पता लगाना है बेसिकली ये इन तीनों स्टेटमेंट में कौन फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन ट्रू स्टेटमेंट है। जरा आप एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से। इस चैप्टर के बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत आसान क्वेश्चन इससे आता है। सही बात है, आसान आता है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है। बट आपने अगर चैप्टर की पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीनों ही स्टेटमेंट में एक चीज जरा गौर फरमाओ, इफ देन, इफ देन, इफ देन, तीनों में इफ देन दिख गया। इफ देन क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग एक पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, मेरी बात सुनना, ये चैप्टर जो है मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ा रखा है कंप्लीट डिटेल में। अगर उतना तुमने देख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन जेईई मेंस का तुमसे हो जाएगा। और हर साल 95% चांस है इसे क्वेश्चन आने का, आता ही आता है। ये हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसीलिए मैंने पढ़ा भी दिया था चैनल पे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जाकर के देख लो, 2 क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही सिक्योर हो जाएगा। आ जाओ कंडीशनल स्टेटमेंट पे, है ना। इफ P देन Q, इसको डिनोट करते हैं P इंप्लाइज Q, P इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, P इंप्लाइज Q। और इसका ट्रूथ टेबल अगर देखोगे तो यहां P, यहां पे Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। केवल एक ही केस में इसका P इंप्लाइज Q जो होता है, केवल एक केस में फॉल्स होता है। इस केस में जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है P इंप्लाइज Q। मतलब P इंप्लाइज Q ऑलवेज ट्रू होता है, केवल एक केस में फॉल्स होता है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, है ना। ट्रू कभी फॉल्स को इंप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा। अच्छा भैया, चलो आ जाओ इस पे आ जाओ। ये स्टेटमेंट तुम्हारा 2 + 4 = क्या है, ये स्टेटमेंट P है, और 3 + 4 = 8, ये स्टेटमेंट Q है। बताओ P फॉल्स है या ट्रू है? तो P तुम्हारा फॉल्स है, Q तुम्हारा ट्रू है। तो इंप्लीकेशन, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स ट्रू, इंप्लीकेशन का रिजल्ट ट्रू है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट जो है, A इज अ स्टेटमेंट, इंप्लीकेशन उसका ट्रू हो गया। आ जाओ B पे आ जाओ। 3 + 5 = 8, फॉल्स है। अच्छा, अर्थ इज फ्लैट, फॉल्स है। नहीं सॉरी,
3 + 5 = 8 ट्रू है, और अर्थ इज फ्लैट फॉल्स है। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो इंप्लीकेशन इफ देन लगा हुआ है, मतलब इंप्लीकेशन पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, रिजल्ट क्या फॉल्स है। ओके भाई, ये फॉल्स हो गया, सही है, आ जाइए। अच्छा, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर ट्रू। अब ये क्या है, ये यहां पे स्टेटमेंट पी का काम ये कर रहा है और स्टेटमेंट क्यू का काम ये कर रहा है। तो इफ ए एंड बी आर ट्रू है ना, ए एंड बी आर ट्रू, ये स्टेटमेंट पी है। अब मैंने तुमसे पूछा बताओ पी स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है, तो पी सही कब होगा, ए एंड बी आर ट्रू, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, ए एंड बी आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है पी। कहां ट्रू है, ए एंड बी, देखो ए तो ट्रू है, बी तो फॉल्स है, तो ये जो स्टेटमेंट पी है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत बात है, गलत बात है मतलब फॉल्स हो गया। अच्छा, ये फॉल्स है, और 5 + 4 = 11, ये भी फॉल्स है। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो अब बताओ तुम ही, ए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, बी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और सी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही है, तो बस आसानी से सोच लिया, बस खाली बाई कंडीशनल सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये इस साल का सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल जो है कौन सा था, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, एक लॉग इक्वेशन बोला था सॉल्व करने के लिए, लॉग 2x² + 7x + 5, और इस लॉग का जो बेस है वो x + 1 है, प्लस लॉग x + 1 होल स्क्वायर, बेस है 2x + 5 = 4। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। सही है, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तो एक तरीका तो ये था, एग्जाम में ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन रख के वेरीफाई कर लो, वो हम नहीं बताएंगे, सबको आता है। प्रॉपर मेथड इसको देखते हैं सॉल्व करने का। चलो, सबसे पहले हमको ये बताओ, log a to the base b, ये डिफाइंड होने के लिए क्या क्या होता है, a पॉजिटिव होता है, b पॉजिटिव होता है, b नॉट इक्वल टू 1 होता है ना, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, b नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1। सही है भाई, आ जाओ इस पे। तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा, ध्यान से सुनना, हमारा जो आंसर आएगा उस पे ये बेस पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी सब पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम एज इट इज सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर एक बार वेरीफाई करेंगे कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता है। सही है, लॉग, इसको जरा फैक्टराइज करो, 2x² + 7x + 5 को, तो 2x² + 2x + 5x + 5, यानी 2x × x + 1 + 5 × x + 1, तो 2x + 5x + 1। ठीक है, तो ये आ गया log बेस में x + 1 और इसका फैक्टराइजेशन 2x + 5x + 1। सही है, प्लस log x + 1 स्क्वायर और इसका बेस है 2x + 5, दिस इज इक्वल टू 4। ध्यान से सुनना। अच्छा, log a × b लगा, log a × b कितना, log a + log b, तो log 2x + 5 बेस x + 1 log x + 1 बेस x + 1 है ना, और इसमें 2 पीछे आ जाएगा, 2 log x + 1 बेस 2x + 5 = 4 है ना। अब log x + 1 बेस x + 1 का वैल्यू 1 है ना, log का आर्ग्यूमेंट बेस सेम होने से वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1 + log 2x + 5 बेस का x + 1, और ये क्या है देखो, 2x + 5x + 1, ये उल्टा x + 1 2x + 5, तो इसको क्या लिखो 2 बाई है ना, 2 बाई log
2x प्लस 5 बेस x प्लस 1। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है? log a बेस b क्या होता है? 1 बाई log b बेस a होता है। 1 बाई करने पे बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। t, ये 1 उधर उचका दो, 4 माइनस 1 3, ये हो गया t प्लस 2 बाई टी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ गया। सही है, 4 माइनस 1 3। ओके, अब यहां से सॉल्व करो। टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3t, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन t माइनस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 1 या फिर 2। अब t कितना है? t है तुम्हारा log 2x प्लस 5 x प्लस 1। रखो यहां, log 2x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल, अगर 1 करोगे तो x प्लस 1 उचक के जाएगा इधर, x प्लस 1 का पावर 1 यानी x प्लस 5 आएगा। बेसिकली क्या होता है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c है तो a का वैल्यू क्या होता है? b टू द पावर c होता है, ठीक है ना। तो log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 1 होगा, तो 2x प्लस 5 का वैल्यू x प्लस 1 की पावर 1 यानी x प्लस 1 हो गया। और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो यहां से x का वैल्यू -4 आ जाएगा, और यहां से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2। अब ऐसे जोश में मत आ जाना, तीनों आंसर नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या था, एक तो log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 था एक के केस में, और एक के केस में कुछ ऐसा था x प्लस 1 स्क्वायर बेस 2x प्लस 5 था ना। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, x प्लस 1 पॉजिटिव यानी x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई -4 कट गया और x इज इक्वल टू -2, ये दोनों भी कट गया। क्यों? -1 से बड़ा होना चाहिए ना, -2 तो -1 से छोटा है, -4 भी -1 से छोटा है। 4, ये जो x इज इक्वल टू 2 आएगा ये सबको सेटिस्फाई करेगा। ये ऐसा वैल्यू है जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ओनली आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सही है, बाकी दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी जोश में मत आना, खास करके लॉग का क्वेश्चन, है ना। ये तीनों ऑप्शन ही क्वेश्चन में दे रखा होगा, तीनों ऑप्शन, जो -4 था, -2 था, 2 था, बट सही कौन सा है? 2। तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता रहते हैं कभी कभी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी फेवरेट है जेई का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इफ अल्फा बीटा इज पॉइंट ऑन y square is equal to 6x, which is closest to 3,3/2, find twice of alpha plus beta, twice of alpha plus beta। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा एक बार। चलो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फंडा ये है, जिसको नहीं पता है लिख देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, दो कर्व्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आता है। ये कहां पे पढ़ते हैं हम लोग?
मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लाई करता है ना। जैसे मान लो एक पैराबोला है और एक सर्कल है, अगर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो एक कॉमन नॉर्मल बनाओ। अब ध्यान से सुनना, सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, और पैराबोला का नॉर्मल मतलब क्या, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा उस पे ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर्कल पे भी अगर तुम टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट पे तो उसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ये कब की बात है, एक पैराबोला एक सर्कल दिया होगा तब की बात है। यहां पे तो खाली एक पॉइंट दिया है 3,3/2, बोला इस पॉइंट का इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से क्लोजेस्ट है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, तो फिर अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ। ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, शुरू हो जाते हैं। देखो ये पैराबोला बना लो सबसे पहले तो, है ना। ये अपना राइट हैंड वाले भैया जी हैं, राइट हैंड पैराबोला बना लिए भाई, राइट हैंड पैराबोला मान लो कि यहां पे टच कर रहा है, ठीक है। अब 3,3/2 कहीं पे भी होगा, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं 3,3/2 जो है, रुको मान लो यहां पे 3,3/2 है, तो इस कर्व के ऊपर, ये कर्व क्या है, y² = 6x, एक पॉइंट है जो मिनिमम डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से ऐसे करके एक नॉर्मल ड्रॉ करो, है ना। यानी पैराबोला के ऊपर जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ध्यान से सुनना, पैराबोला के ऊपर जो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा क्या होगा, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन मान लो क्यू पे कट करता है पैराबोला को, ठीक है। इफ अल्फा कॉमा बीटा इज पॉइंट ऑन दिस विच इज क्लोजेस्ट टू दिस, फाइंड ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एक लाइन पर नॉर्मल बना लो, ये जो पी क्यू है क्या है, नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला है एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो एक बार, y² = 6x है, तो y² = 4 × 6/4 × x, यानी y² = 4 और a का वैल्यू कितना हो गया 3/2x, ये तुम्हारा पॉइंट a है, सही है, मतलब ये a का वैल्यू है। अब इस पैराबोला के लिए बताओ y² = 4ax के लिए नॉर्मल एट 80² 280 कितना होता है, वो होता है y + tx = 280 + 80³ ये तुमने पढ़ा होगा। पैराबोला के लिए नॉर्मल कितना होता है 80², 280 पे, y + tx = 280 + 80³। अब a का वैल्यू 3/2 है, लगाओ यहां पे, लगाओ नॉर्मल एट q कितना होगा y + tx = 280, तो 2 × 3/2t + 80³ तो 3/2t³, तो y + tx = 3t + 3/2t³, सही है, ये हो गया। अब ये जो नॉर्मल है पैराबोला का इस पॉइंट पे, किस पॉइंट से पास कर रहा है, P से, कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराओ, तो लिखते हैं यहां पे पासिंग थ्रू 3,3/2, तो इसमें x की जगह 3 रखो, y की जगह 3/2 रखो, कितना आएगा देखो तो 3/2, y की जगह t × x की जगह 3 = 3t + 3/2t³। बहुत बढ़िया, ये तो 3t कट गया, 3/2 कट गया, तो t³ का वैल्यू 1, तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा t का वैल्यू 1 है तो भाई q कितना आएगा बताओ, q आएगा, q होता है 80² 280 होता है ना, a का वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 × 1², 2 × 3/2 × 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, तो q आ गया 3/2, 3। हमसे लास्ट में क्या पूछा था, इस पॉइंट को बोला था अल्फा कॉमा बीटा,
हमसे क्या पूछा था, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी ट्वाइस ऑफ 3/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 + 6 यानी 9 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। इसके अगले वीडियो में जो है हम और भी इसी टाइप का वीडियोस लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।